भाई बहनों नमस्कार। मैं नंदलाल भारती आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई बहनों, आज मैं आपके सामने कहानी अपराधिनी लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज दहेज दानव कितना भयंकर रूप धारण कर चुका है। इसी दानव के खिलाफ वैभव और गरिमा ने अपने बेटे कनक का ब्याह दहेज रहित कर कितनी बड़ी मुसीबत ले लिया। उन्हें दुश्वारियां झेलनी पड़ी। दहेज और महिला उत्पीड़न के असहनीय दर्द का विषपान भी करना पड़ा। वैभव और गरिमा का बेटा कनक भी पत्नी पीड़ित हो गया। उसका जीवन भी दहेज रहित ब्याह करने के बदले नरक बना दिया गया। इतना ही नहीं, दामाद को लूटने वाले उसके सास ससुर अपनी ही बेटी को अपराधी बना दिए। और भी बहुत कुछ आपको इस कहानी में जानने और सुनने को मिलेगा। तो भाई बहनों, हाजिर है कहानी अपराधिनी। वैभव और गरिमा के पुत्र कनक का ब्याह अशुद्ध रतन और अपवित्रा की बेटी आख्या के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। वैभव ने बेटे के ब्याह में दिल खोल कर खर्च किया था। दहेज में एक भी पैसा नहीं लिए थे। हाँ, आख्या को दहेज में एक बड़ी पीतल की परात और 5 तगारी फल के अलावा और कुछ नहीं मिला था। गहना गुड़िया तो अशुद्ध रतन के बूते की बात भी नहीं थी। सेखी ऐसी जैसे 52 बीघा पुदीना बोए हों। खैर, वैभव को एक सुलक्षणा बहू चाहिए थी जो घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल ले। वैभव दहेज न लेने की कसम तो कनक के जन्म के बाद ही ले लिए थे। आख्या देखने में तो आधुनिक लग रही थी, पर उसने जो लक्षण दिखाए निहायत पारिवारिक थे। गरिमा को पूरा विश्वास हो गया कि आख्या के हाथ में परिवार और परिवार की मर्यादा सुरक्षित रहेगी। अशुद्ध रतन का बात व्यवहार भी अच्छा लगा था। अशुद्ध रतन की बातों और आख्या के प्रदर्शित आचार विचार और व्यवहार पर यकीन कर वैभव और गरिमा ने हामी भर लिया था और कनक ने भी अपनी सहमत की मुहर लगा दिया। कनक को तो लगाना ही था अपनी सहमत की मुहर। माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र जो था। आख्या से वैभव के कुटुंब को बड़ी उम्मीदें थी। आख्या ने भी वादा किया था। आख्या के ब्याह के महीने भी नहीं बीते थे कि उसके सारे स्वांग धुल गए। वो अपने असली रूप में आ गई। सास ससुर ननद देवर पर इल्जाम पे इल्जाम लगाने लगी। राक्षसी प्रवृत्ति वाली आख्या घर परिवार का चैन छीनने लगी। 2 रोटी भी नहीं बनाती। कहती, मैं सास ससुर को तो रोटी बनाकर खिलाने नहीं आई हूँ। जिस घर में खुशियाँ थी, अपराधिनी आख्या ने दर्द
का दरिया बहाना शुरू कर दिया। आख्या की आख्या के व्यवहार से गरिमा की आंखें आंसुओं से लबालब भरी रहने लगी थी। आख्या आत्महत्या की धमकी देने लगी। वैभव बाबू का या चाय जी का मकान आख्या को झोपड़ी लगने लगा था। लाख रुपए महीने कमाने वाले वैभव आख्या के लिए भिखारी लगने लगे थे। आख्या के पागलपन के दौरे से वैभव और गरिमा का जीवन महीने भर में नरक जैसा हो गया। आख्या को ननद रोशनी, देवर चमन फूटी आंख नहीं भा रहे थे। समाज में प्रतिष्ठित वैभव को भिखारी, देवर को गुंडा और ननद को चोरनी कहने लगी थी। आख्या बेटी से तो बड़े आख्या की माँ बाप डकैत निकले। घर परिवार अपराधनी के आतंक में जी रहा था। इसी बीच अपराधनी का बाप आया और वैभव से बिना किसी विमर्श के अपने साथ लेकर चला गया। अशुद्ध रतन पागल बेटी को उसकी ससुराल से तो हाँक ले गया, पर कनक पर दबाव डालकर हवाई जहाज की टिकटें बुक करवा लिया और पागल आख्या को लेकर अपने परिवार के साथ कनक के पास देश के बड़े IT शहर कनक दामाद के पास पहुंच गया। अशुद्ध रतन अब कनक को परिवार का विद्रोही बनाने की पाठशाला शुरू कर दिया। जैसे आतंकवादी सरगना शरीफ परिवार के बच्चों को अगवा कर नक्सली बनाते हैं, हर तरह का टार्चर, दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी के आगे कनक हार मान लिया। कनक जो आदर्श की प्रतिमूर्ति था, वह अपराधी प्रवृत्ति के सास ससुर अशुद्ध रतन, अपवित्रा पागल पत्नी आख्या के आगे घुटने टेक दिया। आख्या तो ठग की पागल बेटी थी, पर उसे शौक बड़े बड़े रईसों की औलाद जैसा था। कनक का घर परिवार से रिश्ता तोड़वा चुकी आख्या को शॉपिंग करना, बड़े बड़े होटलों में खाना खाना और बिस्तर पर पड़े रहना उसकी आदत में शुमार थे। ठग अशुद्ध रतन की बेटी को 10,000 से कम की पोशाक नहीं भाती। 5,000 के ब्लाउज तक खरीदने में जरा भी नहीं हिचकती। कनक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में रखती थी। पुलिस की धमकी और फोन भी करती। कनक इंजीनियर और आख्या फर्जी डिग्रियों की मालकिन। पति को घर परिवार से अलग कर पति का खून पीने वाली अपराधिनी तनख्वाह मिलने से सप्ताह भर पहले कैकेयी बन जाती। डकैतों के झुंड से घिरा कनक आख्या को समझाने की कोशिशें करता, पर पागल कहाँ समझने वाली। पति को लूटकर ठग माँ बाप की तिजोरी भरना ही उसके शादी का शायद मूल उद्देश्य था। कनक ठगों के हाथ की कठपुतली बन चुका था। न उसे पेट भर खाने को मिलता, न पहनने को। माँ बाप को बेटा से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा के वियोग में गरिमा बिस्तर में सिमट चुकी थी। वैभव भी बीमारियों के जाल में फंसते जा रहे थे।
कनक से संपर्क करने की कोशिश करते तो वह ढंग से बात नहीं करता, इतने गंदे ताने मारता, ऐसी ऐसी चुभती बातें कहता कि कलेजा मुंह को आ जाता। अपराधी आख्या कनक के तन मन और धन पर पूरी तरह से कब्जा तो किए हुई थी, पर उसके फोन पर आने वाले हर कॉल और किससे क्या बात हुई पूरा रिकॉर्ड रखती थी। आख्या पति कनक का खुद टॉर्चर करती, उसका डकैत बाप भी धमकाता, कहता बहुत परिवार वाले हुए हो, एक शरीफ माँ बाप की शरीफ औलाद का जीवन अपने आर्थिक लाभ के लिए रिश्ता विरोधी डकैतों ने नरक बना दिया था। अपराधी आख्या ने तिरिया चरित्र के भरोसे कनक को परिवार से अलग थलग कर दिया, उसकी कमाई पर फन काट कर बैठ गई। कनक खुद की कमाई की 2 रोटी चैन से खाने को तरस रहा था। उधर ठग परिवार हवाई यात्रा कर रहा था, जश्न मना रहा था। एक बूढ़े माँ बाप की लाठी छिन गई थी, भाई का हौसला टूट गया था, बहन का गुमान छिन गया था। अपराधी बेसुध पति की कमाई छीनकर हफ्ता वसूली करने वाले डकैत माँ बाप और आधा दर्जन भाई बहनों पर लुटा रही थी, खुद के भविष्य से बेखबर। कनक के जूनियर क्लासमेट कार बंगला के मालिक बन चुके थे, जबकि अधिक कमाई के बाद भी कनक रोटी कपड़ा के लिए तरस रहा था, वह संघर्ष कर रहा था। अपराधी आख्या खुद के शौक और बाप की मदद के लिए अपने पति को अवसाद में ढकेल रही थी, डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड का भरपूर दुरुपयोग कर रही थी, कनक को धोबी का कुत्ता बनाकर छोड़ दी थी। कनक माँ बाप की समझाइश को लतियाकर ठगों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। माँ बाप लाचार आंसू बहा रहे थे। कनक डकैत सास ससुर और उनकी विक्षिप्त बेटी के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। वैभव और गरिमा जब फोन करते तो रुष्ट हो जाता, शायद फोन पर बात करने पर भी पाबंदी थी। कनक कभी कभी बात भी कर लेता तो महाभारत हो जाती, क्योंकि ठग की बेटी ने कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा था, जब कोई फोन करता तो अपराधी आख्या पूरी बात सुनती और कनक का जीना दुश्वार कर देती। उधर उसका गुंडा बाप भी धमकाता, इतना ही नहीं वैभव और उसके परिवार को दहेज के केस में जेल भिजवाने की धमकी, कत्ल करवाने की सुपारी देने की भी धमकी दे देता। एक बेटी के बाप की इतनी दबंगई, कहते हैं ना सिक्का खोटा हो अपना तो कोई भी कुछ कह सकता है, कर भी सकता है। वही वैभव बाबू के साथ हो रहा था। कनक बिस्तर माँ बाप की विष कन्या के मोह में फंसा, माँ बाप के अरमानों का स्वाहा तो कर ही दिया था, पर खुद भी सुखी और सुरक्षित नहीं था। कनक के लाचार माँ बाप के सामने परमात्मा की आराधना के अलावा और कोई रास्ता भी न था। माँ बाप का दिल कहाँ मानता है, बेटे के वियोग में मरे जा रहे थे। कनक माँ बाप भाई बहनों के सामने शेर की तरह दहाड़ता था। वही कनक ठग बाप की बेटी और उसके खूनी माँ बाप के सामने भीगी बिल्ली बन चुका था। अनजाने में डकैत की बेटी से ब्याह क्या हुआ, जीवन के अरमान ठगों ने लूट लिए। कभी कनक चोरी छिपे किसी
दूसरे से फोन से बात करता। कनक का दुख सुनकर कलेजा वैभव और गरिमा के मुंह आ जाता था। इस सब के लिए वह खुद ही जिम्मेदार था। तो इसके लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार था। डकैतों की बात में आकर घर आना भी छोड़ दिया। विष कन्या के इश्क ने भाई बहन तक को दुश्मन बना दिया था। इकलौती बहन से राखी बंधवाने की याद न आती। काश माँ बाप की समझाइश पर गौर कर लिया होता तो इतने बुरे दिन नहीं देखने को पड़ते। आख्या के माँ बाप खुद वैभव के घर आए थे। शराफत और संस्कार का उच्चतम प्रदर्शन भी किए थे। आख्या ने भी सभ्यता और संस्कृति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का इतना श्रेष्ठ अभिनय किया कि किसी को तनिक भी कानो कान शक नहीं हुआ। आस पड़ोस की कई माताओं बहनों ने भी बहुत तारीफ की और यह भी कहा कि गरिमा तुम्हारे भाग्य बहुत प्रबल है। लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा की प्रतिमूर्ति आख्या तुम्हारे घर चल कर आई है, बहू बना लो। किसी को क्या पता था कि आख्या डकैत माँ बाप की लिखी कहानी का सजीव मंचन कर रही है। ब्याह पर कानूनी मुहर लगते ही ठग की बेटी अपने असली कैकेयी के रौद्र रूप में आ गई। धीरे धीरे कई साल बीत गए पर आख्या की प्रेतात्मा में वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देवत्व का विकास नहीं हुआ। आख्या नरभक्षी की तरह पति को नोच नोच कर अपने माँ बाप को अमीर बना रही थी। खुद की गृहस्थी से बेखबर। इसी बीच आख्या गर्भवती भी हो गई, जिसकी सूचना चोरी छिपे कनक ने दिया था। कुछ महीने के बाद कनक का विदेश जाना हुआ, जिसकी भनक वैभव बाबू को नहीं लगने दी गई। कनक विदेश उड़ान भरने के पहले अपनी माँ गरिमा को तो बताया, तब जाकर पता चला। इतनी बड़ी खुशी आख्या ने कनक के परिवार से छिपा ली। देर से ही सही खुशी का समाचार सुनते ही वैभव ने बेटे कनक को फोन लगाया। तब कनक की फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर थी, वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ना था। वैभव ने कनक को जी भरकर दुआएं और शुभकामनाएं दी। फ्लाइट का समय हो गया, हैप्पी जर्नी कहते ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। उधर आख्या अपने डकैत माँ बाप और भाई बहनों के साथ लूट का माल लेकर मायके पहुंच गई। कनक का बाप भी बन गया, जिसकी खबर ठग अशुद्ध रतन ने नहीं देने दिया न तो दिया। अब ठगों के हाथ में कनक को लूटने का एक पुख्ता मोहरा कुलदीपक आ गया था। कनक विदेश की मियाद पूरी होते ही सीधे ससुराल पहुंचा। महीनों ससुराल में रुका पर घर आने की सुधि नहीं आई या ठगों की डर से घर की तरफ रुख नहीं किया। सीधे लुटेरा परिवार से विदा होकर आख्या और कुलदीप को लेकर माँ बाप के घर तो नहीं आया, IIT देश की सबसे बड़ी IIT शहर की ओर उड़ान भर लिया। आख्या ने बेटा पैदा करने की कीमत 10 लाख कनक से लूटकर डकैत माँ बाप की झोली में डाल दी।
बेचारा कनक निरीह सा देखता रह गया। कनक के माँ बाप, कुटुंब परिवार राह ताकते ही रह गए। भाई का हौसला, बहन की राखी, बूढ़े माँ बाप के अरमानों का आसमान, अशुद्ध रतन और उसकी जादूगर पत्नी ने छल लिया था। वैभव और गरिमा दुखी तो बहुत थे, पर बेटे के लौटने की उम्मीद बलवंती थी। आख्या अपने ही तन से पैदा किए कुलदीप को छाती का दूध नहीं पिलाई, न छाती को लगाई, न ही कभी डायपर बदली। नौकरी के साथ घर का काम, बच्चे की देखरेख सब कनक के जिम्मे था। कनक ही कुलदीप का बाप और माँ दोनों था। कनक के जबान पर जैसे ही माँ बाप का नाम आता, चोर की बेटी कनक का जीना हराम कर देती। ऊपर से उसके डकैत माँ बाप दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देते। हाफ माइंड हाफ ब्लाइंड पत्नी द्वारा पीड़ित कनक के आगे वीरान पसरा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। माँ बाप के दुख से चिंतित तो था, पर बेबस था। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार चुका था कनक। अशुद्ध रतन खुद और अपनी बेटी आख्या द्वारा दादा ससुर की मौत, सास के कई बार सीरियस होने पर हॉस्पिटलाइजेशन, सांप डसने, हफ्तों भर जीवन के लिए संघर्षरत रहने, ससुर के कोरोना जैसे महामारी के मौत के मुंह से फंसे होने के वक्त एवं अन्य बुरे वक्त में आख्या और उसके माँ बाप ने खुद ही नहीं बहिष्कार किया, कनक से भी बहिष्कार करवा दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। पत्नी पीड़ित कनक के पांव के नीचे की जमीन तब खिसक गई जब बेशरम अशुद्ध रतन ने अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके शादी ब्याह की जिम्मेदारी कनक के कंधे पर डालने पर जोर देने लगा। कनक की अचेतन अवस्था तो टूटी, पर ठग की बेटी का जुल्म बढ़ गया। ठग की बेटी की निगाहें कनक की कमाई के साथ साथ उसके माँ बाप की संपत्ति पर भी ठहरी हुई थी। लाचार को विचार क्या, पुत्र मोह में ठग की बेटी आख्या की शर्तों पर जीने को कनक बेबस हो गया था। कनक जरा भी आनाकानी करता तो अपराधी कॉलोनी की घर बिगाड़ू महिलाओं को बुलाकर जुलूस निकलवा देती और कुछ ही देर में पुलिस भी आ धमकती। ये महिलाएं पत्नी पीड़ित कनक की एक न सुनती और उसे और उसके माँ बाप को बहु उत्पीड़न का आरोप लगाती। दूसरी तरफ पुलिस भी महीना वसूलने लगी थी। बाकी आख्या और उसके माँ बाप सुरसा की तरह सुरक्षित रहे थे। कनक के माता पिता के सामने अंधेरा पसरा हुआ था, आंखें डबडबाई हुई थी, पर उन्हें उम्मीद थी कि उनके जीवन और परिवार के अच्छे दिन आएंगे। उधर ठग अशुद्ध रतन और उसका परिवार दामाद को प्रताड़ित कर उसकी कमाई पर डाका डाल रहा था। बेटी के बूढ़े सास ससुर के लाठी छिनवा कर, देवर का हौसला तोड़वा कर, ननद के राखी बंधवाने के हक को
मरवा कर अशुद्ध रतन और अपवित्र अपनी ही बेटी का भविष्य लूट कर और वैभव और गरिमा के परिवार की उम्मीदें लूटकर अपनी ही बेटी आख्या का घर उजाड़ रहे थे। हाफ माइंड हाफ ब्लाइंड आख्या के हाथों उसके ही गृहस्थ जीवन में उसके सगे माँ बाप अपवित्र और अशुद्ध रतन आग लगवा कर अपनी ही बड़ी बेटी को अपराधनी बनाकर दामाद को लूट रहे थे बेखौफ। उधर वैभव दादा और गरिमा बेटा की शादी बिना दहेज की करने के बाद भी दुश्वारियां असहनीय दर्द भोग कर भी दहेज दानों से मुक्त के खिलाफ हार मानने को तैयार न थे। बहू आख्या को भी अपनी बिखरती गृहस्थी और नन्हे कुलदीप के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। होश तो आया पर आख्या को अपनी टूटती बिखरती गृहस्थी के बारे में होश आने में तो बहुत साल लगे थे। इस बीच कनक के माता पिता वैभव गरिमा भाई बहन कई बार तेजाब के दरिया में डूबते उतरियाते किनारे लगे थे। सास ससुर और पत्नी पीड़ित कनक का जीवन भी नरक के दुख जैसा ही था। पर आख्या के होश में आते ही दुख की बदरी जैसे छट चुकी थी। वैभव और गरिमा के परिवार में धीरे धीरे बसंत उतरने लगा था। कनक के नन्हे बेटे कुलदीप के चमक पायजनिया की धुन भी गूंजने लगी थी। आख्या के पैर अपराधी अशुद्ध रतन की छाती पर वज्र की तरह जड़ गए थे। वही अपराधी आख्या अब बन चुकी थी सुलक्षणा। भाइयों बहनों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया अपने सुझाव उसे अवगत कराएं। मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को अवश्य फॉलो और शेयर करें। फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।